हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी वाइब्स में। तो देखिए, इससे पहले के जो हमारे लेक्चर्स थे यानी कि मगध साम्राज्य के पार्ट 11 आज हम करेंगे और कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट 11। इससे पहले हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिया इसके, और जिनमें हम कर रहे हैं अब क्या, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश के ऑलरेडी 5 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 6। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, अशोक को पढ़ा था। अशोक का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आपको दिया था, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो। और इससे पिछले लेक्चर था जो हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मौर्य राजवंश है, तो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, कैसे कैसे यहाँ पर प्रांत आपस में विभाजित होते थे और उनके मालिक होते थे, उनका क्या काम होता था, या फिर राजा के द्वारा नियुक्त किए गए जो मंत्री होते थे जिनको अमात्य कहा जाता था, उनके क्या क्या कार्य होते थे। उसके अलावा कुछ और भी बातें थे, वहाँ पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर है क्या, मगध साम्राज्य का पार्ट 11 और मौर्य राजवंश का पार्ट 6 यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, मौर्य राजवंश की सामाजिक स्थिति। ठीक है भैया, क्या पढ़ेंगे, मौर्य राजवंश की सामाजिक स्थिति। तो देखिए, उस टाइम के हमारे पास ने क्या हुए, दो विद्वान हुए, अर्थशास्त्री कह सकते हैं या एक दरबारी कह सकते हैं उन लोगों को। ठीक है, एक का नाम था क्या, कौटिल्य। एक का तो नाम क्या था, कौटिल्य, और एक का नाम था क्या हमारा, मेगास्थनीज। ठीक है भैया, एक का नाम था मेगास्थनीज। तो कौटिल्य की अगर मैं बुक की बात करूँ तो इनकी बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। इन्होंने लिखी थी क्या, अर्थशास्त्र, और इन्होंने लिखी थी क्या, इंडिका। ओके भैया। तो देखिए, कौटिल्य के अनुसार क्या था, जो मौर्य राजवंश है ना, तो उस टाइम पर क्या था, यहाँ पर क्या थी, दास प्रथा थी। ठीक है, उस टाइम पर क्या थी, यहाँ पर दास प्रथा थी। और अगर मैं मेगास्थनीज की बात करूँ यहाँ पर, तो इस टाइम पर यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। ये विद्वानों के यहाँ पर एक मत नहीं है, यहाँ पर ये दोनों। तो यहाँ पर अगर कौटिल्य के अनुसार हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या था, दास प्रथा थी। लेकिन अगर मेगास्थनीज के अनुसार देखें तो यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कौटिल्य के अनुसार क्या था, समाज 4 भागों में डिवाइड था। ठीक है भैया, समाज था जो हमारा 4 भागों में डिवाइड था। किनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। कौन कौन से थे वो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र। ठीक है भैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे ना, इनकी स्थिति आज भी इन दोनों से ज्यादा थी। यानी जो वैश्य थे और शूद्र थे, इनसे ज्यादा अधिक वर्चस्व किसका था, ब्राह्मण का और क्षत्रिय का था। हालांकि 4 वर्णों में विभाजित था जैसे पहले था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कौटिल्य के अनुसार क्या था, 4 भागों में विभाजित था जो यहाँ का समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन कई मायने में अभी भी क्या था, ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो वर्चस्व था वो काफी अधिक था। अगर मैं बात करूं मेगास्थनीज के अनुसार, तो मेगास्थनीज के अनुसार जो समाज था ना, वो 7 वर्णों में विभाजित था। ठीक है भैया, कितने वर्णों में, 7 वर्णों में विभाजित था। अगर इनका मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँ तो सबसे पहले क्या था, दार्शनिकों का एक वर्ग हुआ करता था यहाँ पर। ओके भैया, तो दूसरे नंबर पर क्या था, यहाँ पर दूसरे नंबर पर था क्या, किसान। तीसरे नंबर पर था यहाँ पर अहीर। तीसरे नंबर पर था यहाँ पर अहीर। नंबर 4 पर यहाँ पर क्या, कारीगर। नंबर 4 पर थे कारीगर। 5th पर थे क्या, यहाँ पर सैनिक थे, जो यहाँ पर राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, सेनापति इनके प्रमुख हुआ करते थे। 6th नंबर पर थे यहाँ पर क्या, निरीक्षक। निरीक्षक को हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जो गुप्तचर हुआ करते थे, निरीक्षण करते रहते थे कि राजा के प्रति जनता का क्या भाव है इस चीज के बारे में। और लास्ट था यहाँ पर 7th था क्या, सभासद। सभासद यानी कि जो सभा में अहम भूमिका निभाते थे। तो ठीक है, जो कौटिल्य थे उनके अनुसार क्या था, समाज 7 वर्गों में विभाजित, 4 वर्गों में विभाजित था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो समाज था वो 7 वर्णों में विभाजित था। इनमें अगर मैं सबसे ज्यादा बात अगर मैं बात बताऊं, जो कौटिल्य है ना, उन्होंने यहाँ पर एक बात और की कही है क्या, जो शूद्र थे ना, शूद्र की यहाँ पर एक अहम भूमिका थी। क्या भूमिका थी, जो कृषि थी ना,
कृषि। तो कृषि का जितना भी सारा काम होता था, सारे का सारा काम कौन करते थे? शूद्र ही करते थे। इसलिए उनको क्या कहा गया? यहाँ पर आर्य भी कहा गया। कौटिल्य ने क्या कहा? शूद्रों को आर्य भी कहा। कौटिल्य ने शूद्रों को क्या कहा? आर्य भी कहा, क्योंकि उस टाइम पर जो कृषि और व्यापार के जितने भी काम होते थे, सारे के सारे कौन करते थे? शूद्र करते थे। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, जो स्त्रियां थी, ठीक है, जैसे ये क्या था हमारा, जो स्त्रियां थी ये थी हमारे कौटिल्य और मैगस्थनीज के अनुसार समाज कितने वर्णों में विभाजित था, किसका क्या काम होता था, वो सब हम लोगों ने आप लोगों के सामने क्या किया? डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उस टाइम पर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ठीक है भैया, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो देखिए स्त्रियों की स्थिति में काफी हद तक बदलाव आ गया था। हालांकि उनको क्या था, अभी भी क्या है, कई जगह पर तो क्या था, शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त हो गया था स्त्रियों को, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया था। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, स्त्रियों की स्थिति अभी भी पहले जैसी ही बता रखी थी। यहाँ पर क्या किया इन्होंने? शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया विद्वानों के द्वारा। किस क्या क्या बात कहने के लिए की भैया, क्या यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन कई मायनों में और क्या था यहाँ पर क्या था, दास प्रथा थी एक तो, ठीक है भैया। उसके बाद बाल विवाह भी था यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सती प्रथा भी प्रचलन में थी। उसके बाद और यहाँ पर क्या था, वेश्यावृत्ति का भी काम होता था। ठीक है भैया, वेश्यावृत्ति का भी काम होता था। और उसके अलावा यहाँ पर तलाक लेने और देने की प्रथा भी चालू थी। तलाक लेने और देने की प्रथा, ठीक है, तलाक लेने और देने की प्रथा भी यहाँ पर चालू थी। ये थी यहाँ पर क्या, स्त्रियों की स्थिति। काफी हद तक क्या है यहाँ पर बताया गया कि जैसे ही स्त्रियों को क्या है शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया, तो क्या कहने लगे कि यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन कई मायनों में देखें तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं थी, अभी भी पहले के जैसी ही थी। जैसे यहाँ पर क्या था, सती प्रथा अभी भी प्रचलन में थी। उसके अलावा यहाँ पर वेश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी और तलाक लेने और देने की प्रथा भी प्रचलन में थी। जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति का काम करती थी इस राजवंश में, जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति का काम करती थी उनको क्या कहा गया? रूपा जीवा। उनको क्या कहा गया? रूपा जीवा। ठीक है भैया, जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति का काम करती थी उनको रूपा जीवा कहा गया। तो ये क्या था हमारा, इनकी सामाजिक स्थिति। ठीक है भैया, क्या थी इनकी सामाजिक स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ का समाज कितने वर्णों में विभाजित था। जो हमारे यहाँ पर विद्वान हुए उनके अनुसार हमने इस चीज़ का विश्लेषण किया और उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्या, स्त्रियों की स्थिति। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या, आर्थिक स्थिति। ठीक है भैया, आर्थिक स्थिति, मौर्य राजवंश की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है भैया, तो देखिए आर्थिक स्थिति में अगर मैं बात करूँ तो आर्थिक का जो प्रमुख आधार था, यहाँ के लोगों का जो प्रमुख आधार था ना, आमदनी का कह सकते हैं या फिर आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो प्रमुख आधार था वो क्या था, कृषि थी। ठीक है भैया, क्या था, कृषि यहाँ की क्या है, प्रमुख आधार था। जो समाहर्ता होते थे, समाहर्ता मैंने कल के लेक्चर्स में, पिछली वीडियो थी जो हमारी, उसमें बताया था क्या होता था। समाहर्ता राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी। ठीक है भैया, राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी। ठीक है भैया, इसको क्या कहते हैं हम, समाहर्ता यहाँ पर इसको कहा गया था। तो ठीक है, जो यहाँ पर कृषि प्रमुख आधार था ना, और जो समाहर्ता होते थे, इस कृषि से जो भी कर इकट्ठा होता था ना उसको कहाँ रखते थे, राजकोष में रखा जाता था। और समाहर्ता राजस्व वसूल करते थे यहाँ से, यानी कि कर वसूल करते थे। और कितना कर वसूल करते थे ये लोग, एक यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 6 बीघे जमीन है तो एक हिस्सा क्या होगा उसका, क्या है, उसको कर के रूप में देना होगा। या फिर यहाँ पर एक और प्रथा चालू थी, यानी कि जो 1/4 भाग था वो यहाँ पर कर के रूप में दिया जाता था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है, व्यापार भी होते थे। ठीक है भैया, व्यापार भी होते थे। व्यापार में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या था, आंतरिक व्यापार,
व्यापार, और दूसरा क्या था यहाँ पर बाह्य व्यापार। ठीक है भैया, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार था। आंतरिक व्यापार तो क्या था, जो सिर्फ भारत के ही क्षेत्र में होता था। ठीक है भैया, जो भारत के क्षेत्र में होता था। और बाह्य व्यापार था हमारा यहाँ पर क्या, जो यूनान के क्षेत्रों में होता था। यूनान के क्षेत्रों में होता था, जो हमारा यहाँ पर क्या था, बाह्य व्यापार था। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, जो यहाँ पर बाह्य व्यापार में जो कर प्राप्त होता था ना, वो क्या था, 1/10 हिस्से के बराबर यहाँ पर लिया जाता था। और इनमें क्या था, प्रमुख उद्योग जो था ना व्यापार ये था। तो यहाँ पर प्रमुख उद्योग जो था इनका, वो क्या था, वस्त्र उद्योग। ठीक है भैया, वस्त्र उद्योग इनका क्या था, प्रमुख उद्योग माना जाता था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो व्यापार ये लोग करते थे उनमें क्या था, मुद्रा का भी प्रचलन था। ठीक है भैया, क्या था, मुद्रा का प्रचलन भी था। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को और बताऊं, यहाँ पर चांदी के सिक्के क्या थे, काफी प्रचलन में थे। ठीक है भैया, क्या था, चांदी के सिक्के यहाँ पर क्या थे, काफी प्रचलन में थे। चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, और साथ ही साथ सोने की धातु का भी प्रयोग किया जाता था वस्तु विनिमय के लिए। सोने की धातु का भी प्रयोग किया जाता था यहाँ पर क्या, वस्तु विनिमय के लिए। और उसके बाद जो भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या था, जो समाहर्ता होते थे वो कर वसूल करते थे। तो यहाँ पर क्या था, जो कर की चोरी करते थे, ठीक है भैया, यानी कि जो कर नहीं देते थे तो उसको क्या करते थे, यहाँ पर उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है भैया, यहाँ पर उसको क्या था, मृत्यु दंड दिया जाता था। और इस लेक्चर की जो लास्ट बात है हमारी, यहाँ पर इनकी प्रमुख बंदरगाह, यहाँ पर क्या था, इनका प्रमुख बंदरगाह, मौर्य राजवंश की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी, प्रमुख बंदरगाह। तो इनकी प्रमुख बंदरगाह तुम्हारी क्या, भड़ोच। भड़ोच क्या थी, यहाँ की क्या थी, एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करती थी, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। ठीक है भैया, गुजरात में भड़ोच यहाँ पर क्या थी, प्रमुख बंदरगाह हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, ये था क्या आज का मौर्य राजवंश का क्या आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे, हम मौर्य राजवंश को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुंग राजवंश की स्थापना हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।